नमस्कार दोस्तों। हमारे सौर मंडल में सभी ग्रहों की कक्षाओं का ओरिएंटेशन एक समान है। उनके ऑर्बिटल प्लेन में कुछ डिग्री का ही अंतर होता है, लेकिन रफली सभी ग्रह एक ही दिशा में परिक्रमा करते हैं। अधिकांश प्लेनेटरी सिस्टम में ऐसे ही एक समान व्यवस्था होती है, जहां ग्रहों की कक्षाएं और स्टेलर रोटेशन रफली अलाइंड होते हैं। मतलब कि स्टार के केंद्र के सीध में एक प्लेन ऑर्बिट में अपने स्टार का चक्कर लगाते हैं। लेकिन वही ब्रह्मांड में कुछ एक्सोप्लैनेट ऐसे भी हैं जो इस ट्रेंड का खंडन करते हैं, और हम पूरी तरह से निश्चित भी नहीं हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि एक प्लेनेटरी सिस्टम के भीतर कॉमन ओरिएंटेशन यह देखते हुए समझ में आता है कि प्लेनेटरी सिस्टम कैसे बनते हैं। प्रोटोस्टेलर क्लाउड, जिससे एक तारा और उसके ग्रह बनते हैं, उसमें आमतौर पर कुछ रोटेशनल मोमेंटम होता है। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम के बारे में ही बताया जाता है कि अरबों साल पहले वो बस एक गैस का बादल हुआ करता था, जिसमें किसी वजह से तेज मोमेंटम शुरू हो गया। आमतौर पर यही बताया जाता है कि क्लाउड्स में मोमेंटम कहीं पर हुए सुपरनोवा एक्सप्लोजन या किसी जबरदस्त एक्सप्लोजन से निकली वेव के इससे टकराने से इसमें मोमेंटम शुरू हुआ, फिर जाकर इसमें तारे और ग्रह बने। जैसे ही प्रोटोस्टेलर क्लाउड में कोई तारा एकत्रित होना शुरू होता है, तो तारे के चारों ओर एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बन जाती है। अब चूंकि सभी ग्रह इस डिस्क के भीतर ही बनते हैं, तो वे सभी उस डिस्क में एक ही प्लेन पर अलाइन हो जाते हैं। हालांकि बाइनरी या मल्टीपल स्टार सिस्टम के साथ चीजें थोड़ा अधिक कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। शायद उनमें से हर किसी के साथ ऐसा न हो, लेकिन आप एक्सपेक्ट तो जरूर करेंगे कि सिंगल स्टार प्लेनेटरी सिस्टम में हमारे अपने सिस्टम जैसे ही चीजें एक प्लेन में होंगी। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हालिया अध्ययन से ये पता चला है कि ये नियम वास्प 131 नामक प्लेनेटरी सिस्टम के लिए सच नहीं है। वास्प 131 में एक ग्रह है 131b। फिलहाल अभी सिर्फ इसी के बारे में ही पता चला है। ये एक गर्म गैस प्लेनेट है जिसका द्रव्यमान शनि ग्रह से थोड़ा कम है, जो हर 5 दिन में 131 बार परिक्रमा करता है। अर्लियर स्टडीज में इस प्लेनेट को अनयूजुअल पाया गया बिकॉज ऑफ इसका वातावरण कितना कम घना है। इसका द्रव्यमान भले ही जुपिटर का केवल 1/4 है, लेकिन इसका डायामीटर जुपिटर से 20% ज्यादा है। 131b गैस प्लेनेट में इतना कम घनत्व है कि इसे सुपर पफ ग्रह के रूप में जाना जाता है। इस ग्रह की खोज ट्रांजिस्ट मेथड के जरिए की गई थी, जिसका मतलब है कि ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने तारे के सामने से गुजरता है। ये एक्सोप्लैनेट को खोजने का एक प्रभावी तरीका है, लेकिन इसका उपयोग तारे के रोटेशनल मोशन को वेरीफाई करने के लिए भी किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ स्टेलर रोटेशन, हमारी और घूमने वाले तारे के क्षेत्र से आने वाला प्रकाश थोड़ा नीला हो जाता है, और हमसे दूर घूमने वाले क्षेत्र से आने वाला प्रकाश थोड़ा लाल हो जाता है। इसका मतलब है कि तारे से स्पेक्ट्रल लाइंस थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। इस प्रभाव को डॉपलर ब्रॉडेनिंग इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। जैसे ही ग्रह तारे के सामने से गुजरता है, ये बदले में ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट क्षेत्रों के एक हिस्से को ब्लॉक कर देता है। इससे तारे की स्पेक्ट्रल लाइंस थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती हैं। इस प्रोसेस को राजिटर मैकलागलिन इफेक्ट कहा जाता है। ये इफेक्ट एस्ट्रोनॉमर्स को स्टेलर रोटेशन के ओरिएंटेशन को मेजर करने की अनुमति देता है। मतलब इस इफेक्ट के जरिए एस्ट्रोनॉमर्स किसी भी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में पता लगा पाते हैं कि वो एक्सोप्लैनेट अपने तारे का किस तरह से और कैसे चक्कर लगाता है। जब वैज्ञानिकों की टीम ने वास्प 131 के रोटेशन को एनालाइज किया, तो उन्होंने पाया कि यह उसके अपने ग्रह के समान नहीं था। मतलब कि जैसा कि आप जानते हैं, सिंगल स्टार सिस्टम में स्टार और उसके अपने प्लैनेट्स एक ही पथ पर एक ही तरह से घूमते हैं, लेकिन 131b जो कि इसका अपना ग्रह है, उसकी ऑर्बिट तारे के रोटेशनल प्लेन से लगभग 160 डिग्री झुकी हुई है, जिसका मतलब है कि यह एक हाई और लगभग पोलर रेट्रोग्रेड कक्षा में है। मतलब कि अपने स्टार के प्लेन सरफेस पे नहीं है, बल्कि इसकी कक्षा एकदम ऑड है। अब बेशक इससे सवाल तो उठता ही है कि इस ग्रह को इतनी ऑड ऑर्बिट कैसे मिल सकती है। अब एस्ट्रोनॉमर्स के पास एक विचार, एक प्रोसेस है जिसे कोज़ई इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्लैनेट उसके तारे और सिस्टम के अन्य ग्रहों के बीच डायनेमिकल इंटरेक्शन यानी गतिशील अंतःक्रियाओं की वजह से ऑर्बिट इनवेरिएंट प्लैनेट यानी अपरिवर्तनीय ग्रह से दूर स्थानांतरित हो सकती हैं। मतलब कि डायनेमिकल इंटरेक्शन की वजह से कोई सा भी ग्रह जिस पर प्रभाव इस इंटरेक्शन का ज्यादा पड़ता है, वो बाकी के ग्रहों और स्टार्स के ऑर्बिटल प्लेन से शिफ्ट हो जाता है। हम इसे प्लूटो और नेपच्यून के साथ अपने सौर मंडल में देख सकते हैं, जिसने समय के साथ प्लूटो की कक्षा को झुका दिया। हालांकि कोज़ई इफेक्ट छोटे ग्रहों के साथ अधिक स्पष्ट है।
इसका असर छोटे ग्रहों पर तो देखा जा सकता है, जो कि किसी बड़े प्लेनेट की वजह से भी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन किसी अकेले प्लेनेट और तारे के बीच इंटरेक्शन ग्रह की ऐसी झुकी हुई कक्षा को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी अकेले प्लेनेट के लिए अपने तारे के साथ इस तरह से बॉन्डिंग को समझा पाना फिलहाल अभी थोड़ा मुश्किल है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, इस ग्रह की अजीबोगरीब कक्षा कैसे हो सकती है। हालांकि एक अन्य संभावना भी बताई जाती है मैग्नेटिक इंटरेक्शन की, जो कि ग्रह और प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के बीच उसके निर्माण काल की शुरुआत में ही हो सकता है। मैग्नेटिक इंटरेक्शन की वजह से प्लैनेट प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के बाहर दूसरी कक्षा में निकल गया होगा। हालांकि अभी भी ऑड ऑर्बिट के पीछे का मैकेनिज्म अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ये कई हॉट एक्सोप्लैनेट के साथ देखे गए पैटर्न को फॉलो करता है। उनमें से लगभग 1/4 हॉट गैस एक्सोप्लैनेट की कक्षाएं काफी ज्यादा झुकी हुई हैं। ऐसा लगता है कि ये ग्रह कभी कभी अपनी लाइन से बाहर निकल जाते हैं। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।